हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लेडर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स के एमसीक्यू सीरीज के तीसरे सेशन में। अभी तक हमने 2 सेशन ऑलरेडी कंडक्ट करवा लिया है, जिसमें 40 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस। आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है दोनों ही पार्ट का, दोनों ही सेशन का। एंड इससे पहले के चैप्टर्स के एमसीक्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को एंड अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस को, चाहे वो सर्च रीजन के क्वेश्चंस हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले हो, आप कह रहे तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन ना लेवल 3 में होता है, तो जो भी लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन या असर्शन रीजन को अटेम्प्ट करने आते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो लोग लेवल 1 और लेवल 2 तो अटेम्प्ट कर ही करें, लेकिन लेवल 3 भी अटेम्प्ट करें। तो लोग लेवल 1 में ही क्विट करके चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर आप तो मैप का क्वेश्चन करवाते ही नहीं हो, असर्शन रीजन करवाते ही नहीं हो, तो लेवल 3 में है, वो कैसे लेवल 1 में हो जाएगा। तो आपको लास्ट तक टिकना पड़ेगा अगर आपको असर्शन रीजन एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस करना है तो। एंड इन एमसीक्यू सेशंस की पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया, वहाँ पे ज्वाइन होकर सारी पीडीएफ्स को, सारे नोट्स को एंड हमारे हेल्दी डिस्कशंस को अटेंड कर सकते हैं। सो हियर वी हैव द लेवल 1 ऑफ थर्ड एमसीक्यू सेशन। लेवल 1 में हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइनर एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं 321वें क्वेश्चन से कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज की बुद्धा जो है वो अपना उपदेश किस लैंग्वेज में देते थे। क्या अपना उपदेश वो ब्राह्मी में देते थे, पाली लैंग्वेज में देते थे, प्राकृत में देते थे, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसी और लैंग्वेज में देते होंगे। सो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पर बताना है। एंड जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए भी ये दरख्वास्त है कि आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं, क्योंकि हमारे पास एक ट्रैक रहेगा आपकी परफॉर्मेंस का। आप तो पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने पीछे कैसे परफॉर्म किया है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या क्या है। सो आपको चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पे अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। हियर वी हैव द क्वेश्चन एंड होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। सबसे पहले तो आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट करें। एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, एमसीक्यू इज नॉट की सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके सामने अगर 5 मार्कर के क्वेश्चन है या 4 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको उसमें अगर कुछ भी आता है तो यू कैन फिट सम मार्क, आप कुछ मार्क्स तो प्राप्त कर ही सकते हैं। लेकिन एमसीक्यूज को हम लोगों ने नाम कह दिया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपके लिए भी वही आंसर होने वाला है, मेरे लिए भी आंसर वही होने वाला है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, आप हर एक चीज़ को पढ़ नहीं सकते, हर एक चीज़ को आप रिटेन नहीं रख सकते अपने दिमाग में। वहाँ पे जो ये एलिमिनेशन की टेक्निक है वो बहुत काम आएगी। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए को आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ब्राह्मी इज नॉट अ लैंग्वेज, ये एक स्क्रिप्ट होती थी, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया। देन प्रकृत और पाली में एंड नन ऑफ द एवर भी बहुत कम ही केसेस में सही होता, तो इसको भी आप गौर ही मान के चले, इसको भी आप डिस्कार्ड ही करके चले। तो पाली और प्रकृत में बात फंसती है, तो जो बुद्धा है वो पाली लैंग्वेज में अपने डिस्कोर्सेस को दिया करते थे, अपने प्रवचनों को दिया करते थे। बाद में इनके जो प्रवचन है उनको पिटिकाज में, यानी त्रिपिटकाज 3 अलग अलग टेक्स्ट है, सुत्ता पिटका, विनय पिटका, मतलब न केवल इनके प्रवचन, बुद्धिज्म से जुड़ी जितनी भी चीज़ें उनको कंपाइल करा गया सुत्ता पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका में। एंड उसके बाद अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी पाली, की पाली लैंग्वेज में बुद्ध अपने उपदेश लोगों को दिया करते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, की बुद्धा ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। हमने देखा कि पाली लैंग्वेज में उपदेश देते थे, तो पहला उपदेश कब दिया था, मतलब कहाँ दिया था। एनलाइटनमेंट के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ पर दिया, कुशीनगर, कांधार, प्रयागराज या सारनाथ। आपको ये भी बताना है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। अभी प्रयागराज जो है वो उसका नाम कुछ और था एंड रिसेंटली इट हैज़ बिन रीनेम्ड एज प्रयागराज अगेन। तो आपको भी बताना कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। नाउ हियर वी हैव द 4 ऑप्शंस, आपको बताना कि किस जगह पे पहला उपदेश दिया गया, कुशीनगर, गांधार, प्रयागराज और सारनाथ। गांधार भी इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर भी इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज भी इंपॉर्टेंट है, सारनाथ भी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करता है। कुशीनगर में नहीं, कुशीनगर लेकिन बुद्धा से रिलेटेड एक साइट है। क्यों, क्योंकि कुशीनगर में ही वो अपना देह त्यागते हैं, तो यहाँ पे देह त्यागते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उपदेश नहीं दिया था। दिस कैन बी डिस्कार्डेड। उसके बाद गांधार और प्रयागराज भी बुद्धिज्म से जुड़े बहुत बड़े साइट है, क्योंकि यहाँ पे गांधार के साइड में तो कनिष्क ने बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे स्कल्पचर बनवाए थे। एंड प्रयागराज में हमने कहा था कि एक प्रशस्ति है, प्रयागराज प्रशस्ति, एंड वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है अशोका ने बनवाए थे। तो अशोका चूंकि बुद्धिज्म के प्रोपेगेटर थे, बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, तो दोनों ही बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट जरूर है। बट जो पहला उपदेश है ना वो सारनाथ में दिया गया था, वाराणसी के निकट पड़ता है, छोटा सा शहर, 17-18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे पहला उन्होंने उपदेश दिया था। एंड जो इनिशियल 3 स्तूप बनाया गया, सबसे पुराने 3 स्तूप बनाया गया बुद्धिज्म के, सांची में, भरूच में एंड सारनाथ में ही बनवाया गया, बिकॉज सारनाथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज
फॉर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। उसके बाद आगे चलते हैं 323वें क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द नेम ऑफ महात्मा बुद्ध, की महात्मा बुद्ध के एक नाम में से कौन सा ये नाम नहीं है। 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बता रहे कि इन 4 में से कौन सा जो नाम है वो महात्मा बुद्ध का नाम नहीं था। क्या गौतम बुद्ध का नाम नहीं था, क्या सिद्धार्थ बुद्ध का नाम नहीं था, क्या तथागत बुद्ध का नाम नहीं था, या प्रसेनजीत बुद्ध का नाम नहीं था। प्रसेनजीत, तथागत, सिद्धार्थ या गौतम। सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे बताना है। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आप प्रीमियर होते वक्त देख रहे हैं तो पॉज करें, एंड जगह अगर आप अपलोड होने के बाद देख रहे हैं, प्रीमियर होने के बाद देख रहे हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, आप तो इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। अपने टाइम को बचाएं, समय की बचत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, आपके एग्जाम्स निकट है। तो आप 1.5x या 1.75x पे भी देख सकते हैं सारी वीडियोस को, न केवल हमारी वीडियोस को बल्कि और भी किसी चैनल की आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट या एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं तो आप इसे स्पीड करके देख सकते हैं। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा एंड आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें गौतम तो उनका नाम था ही, सिद्धार्थ भी उनका नाम था, उनके बचपन का नाम था, तथागत भी उनका नाम था, तथागत भी उनका ही नाम था। प्रसेनजीत वॉज नॉट हिज नेम। प्रसेनजीत एक बहुत बड़े रूलर का नाम था जो कौशल एम्पायर को रूल करते थे, जो कांचे के निकट जो होता था, तो कौशल एम्पायर के ही रूलर थे प्रसेनजीत। इनका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था बिंबिसार के लड़के अजातशत्रु के साथ, तो एंड ये दोनों एक दूसरे पर अटैक भी बराबर करते थे। तो प्रसेनजीत वॉज इंपॉर्टेंट रूलर और महाजनपद एरा, बट ये बुद्ध का नाम नहीं था, ये गौतम बुद्ध का नाम नहीं था। तो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रसेनजीत। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर मेड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ अमरावती स्तूप व्हिच नेवर गॉट पब्लिश्ड, कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने अमरावती स्तूप का, अच्छा अमरावती किस स्टेट में आपको ये भी बताना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अमरावती स्तूप के बारे में तो क्वेश्चन है, आपको ये भी बताना है कि अमरावती इज लोकेटेड इन विच ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द मॉडर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अमरावती स्तूप का एक विस्तृत चित्र बनाया था, बहुत डिटेल ड्राइंग बनाई, लेकिन वो कभी भी पब्लिश नहीं हो सकी। नाम क्या उनका, वॉल्टर एलियट नाम है उनका, हेनरी टेलर नाम है उनका, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम है उनका, या कॉलिन मैकेंजी नाम है उनका। सही जवाब कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों ही जगह पर बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, द टीम ब्लेड लर्नर इज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। एंड जितने भी लोग हैं सब पे ये कंपलसरी है कि सारे ही लोगों को अटेम्प्ट करना ही करना, चाहे आप सही जवाब जानते हैं या नहीं जानते हैं। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने गलत जवाब दे दिया तो वो अपने मैसेज को डिलीट कर देते हैं, देन सही जवाब देते हैं। ये एक तरह से ना, आप गलती जब तक नहीं करेंगे तब तक सही कहाँ से होगा। तो अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फेलियर आर द साइंस दैट यू आर मेकिंग अ ट्राई, आप कोशिश तो कर रहे हैं। सो किस ब्रिटिश अधिकारी ने अमरावती स्तूप का विस्तृत चित्र बनाया। सबसे पहले हेनरी टेलर की बात करें तो हेनरी टेलर वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द सांची स्तूप। तो इनका अमरावती स्तूप से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सांची स्तूप से जुड़ी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड सांची स्तूप। तो ये डिस्कार्ड हो गया क्योंकि अभी हमें अमरावती स्तूप से काम है। वॉल्टर इडियट 1854 में इन्होंने खोजा जरूर था सांची के स्तूप के अमरावती के स्तूप के बारे में, पता लगाया कि ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये उसको प्रिजर्व करने के बजाय और वहाँ से जो चीज़ें हैं चुरा के ले जाते हैं, अपने बगलों में फिट करवा लेते हैं, मार्बल्स वगैरह। तो वॉल्टर इलियट भी कभी ड्राइंग वगैरह नहीं बनाते हैं, एंड जो कभी प्रकाशित नहीं हुई, तो इनका वहाँ से कोई राबता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका भी कनेक्शन है बुद्धिज्म के स्कल्पचर्स एंड बुद्धिज्म के साइड से, बट ही टू वॉज नॉट द पीपल, ही टू वॉज नॉट द पर्सनैलिटी जिन्होंने डिटेल्ड ड्राइंग बनाई थी। डिटेल्ड ड्राइंग किसने बनाई थी, कॉलिन मैकेंजी। एंड जब हम विजयनगर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो कॉलिन मैकेंजी का बहुत बड़ा रोल है। साउथ इंडिया में जो भी एक्सकवेशंस हुए थे, कॉलिन मैकेंजी वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। चाहे विजयनगर अंपायर का एक्सकवेशन हो, हम्पी के एक्सकवेशन हो, चोलास के बारे में पता करना हो, या अमरावती स्तूप के बारे में पता करना हो, इन सारी चीज़ों में कॉलिन मैकेंजी का बहुत। एंड कॉलिन मैकेंजी हमारे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। सर्वे मतलब जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो सेंसस हो गया, बाकी जो भी चीज़ें, तो इसके वो पहले सर्वेयर जनरल थे इंडिया के। सो ही हेल्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी थे। सो कॉलिन मैकेंजी विल बी द करेक्ट आंसर। वॉल्टर इलियट भी अमरावती स्तूप से जुड़े हुए, क्योंकि 1854 में जब इनको पता चला, व्हेन ही फर्स्ट विजिटेड द साइट, एंड ही वाज नॉट हिस्टोरियन, वो कोई हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो कमिश्नर हुआ करते थे मद्रास के। वो आते हैं, देखते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, एंड शायद ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ आर्किटेक्चर या स्कल्पचर है, तो वहाँ से चीज़ें उठा के अपने बगलों में फिट करवाते हैं। एंड इनके बाद जितने भी लोग वो वहाँ जाते हैं, जितने भी ऑफिसर्स आए आसपास के, वो सब जाते थे अमरावती स्तूप में, कुछ भी चीज़ें बढ़िया लगती थी वहाँ से तुड़वा के लेके अपने बगलों में फिट करवा लेते थे। दैट बिकम अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी की ये चीज़ें हमने अमरावती के स्तूप से ली है। एंड इसी चलते चूंकि किसी भी चीज़ का प्रिजर्वेशन नहीं हो पाया, दैट इज़ वाई अमरावती स्तूप गॉट डिटेरियोरेटेड डे बाई डे, कि ये दिन ब दिन विनाश होता गया इसका। वहीं पे सांची स्तूप को अच्छे से प्रिजर्व रख लिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो रूलर्स थी उन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया, किसी को परमिट नहीं किया कि आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करें। 325वें क्वेश्चन पे जाए कि डैश वार्न्ड द गवर्नमेंट अबाउट द लूट ऑफ एशियंट आर्ट एंड स्कल्पचर ऑफ इंडिया, की प्राचीन कला की लूट एंड
प्राचीन कला की लूट के बारे में सरकार को किसने आगाह किया था, किस पर्सनालिटी ने? जॉर्ज डेल्स नाम था उनका, या एच कोल नाम था, या जी थॉमसन नाम था, या इनमें से कोई नहीं? किसने कहा था कि भाई ये जो अमरावती स्तूप में चीज़ों को चोरी किया जा रहा एंड बड़े बड़े ऑफिसर्स उसको अपने बगलों में, उसको अपनी कोठी में लगवाते हैं एज अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी, ये आगे चल के भारत के प्राचीन कला एंड भारत के प्राचीन आर्किटेक्चर को बहुत हास करेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट करेगा। क्योंकि जब हमें चीज़ें रिसर्च करने को चाहिए होंगी तब ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यही चुरा के लेके गए, मतलब चुरा के अपने बंगलों में लगा के बैठ गए। सो कौन वो पर्सनालिटी थी? क्या वो जॉर्ज डेल्स से? जॉर्ज डेल्स का जिक्र ज़रूर आता है आपके बुक में जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा था। ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश है वो आर्यन थ्योरी के चलते नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इन्वेजन के हमें अवशेष नहीं मिले, कोई आर्मरी या वेपन्स वगैरह के हमें अवशेष नहीं मिलते हैं। लेकिन जॉर्ज डेल्स का अमरावती स्तूप से कोई कनेक्शन नहीं है। एच कोल एंड जे थॉमसन में कंफ्यूजन है, तो जे थॉमसन इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर, पता नहीं इस नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट करता भी था या नहीं, तो इसको ऐसे ही हमने कंफ्यूज करने के लिए आपको डाल दिया है। देन एच कोल विल बी द करेक्ट आंसर। यही वो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने आगाह किया था तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लोकल की जो उस जमाने की जो वहाँ पे प्रिंसली स्टेट रूल करते थे उनको आगाह किया था कि अगर आप अभी इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे जैसे सांची में किया जा रहा, तो आगे चल के ऐसी कंडीशन आएगी कि जब आपको अमरावती के स्तूप के बारे में, यहाँ से जुड़ी चीज़ों के बारे में पता करना होगा तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस ही नहीं रहेगा। तो इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था इन सिटू प्रिजर्वेशन का। इन सिटू मतलब जो भी चीज़ें आपको, बहुत सारे लोग क्या कहते थे ना, हम ये जो चीज़ें हैं ना तुड़वा के अपने यहाँ ले जाते हैं, म्यूजियम में लगवाते हैं, अपने बंगलों में लगवाते हैं, इससे क्या होगा, चीज़ें प्रिजर्व रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर चीज़ें हमें प्रिजर्व करनी है तो हमें साइट पर ही प्रिजर्व रखनी है, जहाँ पे अमरावती स्तूप है वहीं पर प्रिजर्व रखो, इसको बैरिकेड करके घेर दो एंड यहाँ पे सिक्योरिटी लगवा दो एंड चीज़ें यहाँ से कोई चोरी ना कर पाए, इसको यहीं पे प्रिजर्व रखो ताकि ये जो मेमोरीज है वहीं पर है। ऐसा नहीं कि आधी चीज़ें फ्रांस के म्यूजियम में, आधी चीज़ें कमिश्नर साहब की कोठी में, आधी चीज़ें बरतानिया की हुकूमत के महल में है, तो ऐसे करके चीज़ें बर्बाद होती जाएंगी, कभी भी हम प्रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। सो एच कोल इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 326वां क्वेश्चन की किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें ये पता चलता है कि अशोका ने बुद्ध के अवशेषों को, जो उनके मटेरियल एंड फिजिकल रिमेन्स थे, उनको अलग अलग शहरों में भिजवाया एंड ऑर्डर दिया कि आप यहाँ पे स्तूप बनवाएं, उन्हीं रिलिक्स, उन्हीं रिमेन्स के ऊपर आप स्तूप बनवाएं, उसमें उनको स्टोर करें ताकि लोग आके वहाँ पे पूजा पाठ कर सकें। तो किस टेक्स्ट में ये चीज़ें मेंशन है? क्या दीप वंसा में मेंशन है? क्या सूत्र पिटक में मेंशन है? क्या जातक कथाओं में इसकी चर्चा करी गई है? क्या अशोक वदना में इसकी चर्चा करी गई है? दीप वंसा, सूत्र पिटका एंड जातक कथा। एंड आपको ये भी बताना है कि दीप वंसा इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ विच कंट्री, किस देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है ये दीप वंसा टेक्स्ट। है तो बुद्धिज्म का ही टेक्स्ट, लेकिन इसमें किसी कंट्री से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। तो आपको पता नहीं कि कौन है वो कंट्री जिसके सेंट्रलाइज होकर इस टेक्स्ट को लिखा गया है। यहाँ पे अगर बात करें अशोका के बारे में, तो जो स्तूपास बनाए जाते थे उनका काम ही होता था, स्तूप पहले भी बनाए जाते थे, बुद्धिज्म के एरा से, बुद्धिज्म के आने से पहले भी स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन उस जमाने में स्तूप का काम ज़्यादा नहीं होता था। एज अ श्राइन के तौर पे तो स्तूप नहीं बनवाए जाते थे, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए उनको बनवाया जाता था। बुद्धा ने कहा कि जो अशोका ने कहा कि जो बुद्धा के मटेरियल एंड फिजिकल रिमेन्स, जो उनके बाल हैं, जो दांत हैं, जो भी उनकी किताबें हैं, कपड़े वस्त्र वगैरह, उनको अलग अलग शहरों में पहुंचा दो एंड हर जगह पे स्तूप नाम का एक आर्किटेक्चर बनवा दो। एक जो हम कहते हैं ना, एक गोल टाइप का जो आपने देखा होगा, उस टाइप के आर्किटेक्चर से उसको स्टोर करके रख दो ताकि लोग वहाँ जाके रेवर कर सके, श्रद्धा के रूप में वहाँ जाके शांति प्राप्त कर सके एंड इसको देख के गाइडेंस ले सके। पूजा पाठ नहीं होता था स्तूप में, कोई वर्शिप काइंड ऑफ चीज़ नहीं होती, तो लोग आते हैं वहाँ पर रेवर करते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, हाथ वाथ जोड़ते हैं एंड शांति की कामना करते हैं। लोग वहाँ पे पीस के लिए बेसिकली जाता है, गाइडेंस के लिए जाता है, ना कि वर्शिप के लिए। से कभी फूल पत्ती या प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जाता स्तूप पर। तो ये जो चीज़ है ये अशोक वदना में लिखी गई है, क्योंकि ये चीज़ें अशोक की ही हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये 4th सेंचुरी, 2nd सेंचुरी या 3rd सेंचुरी सी के आसपास अशोक वदना को लिखा जाता, संस्कृत में लिखा गया था। अशोक वदना वॉज टेक्स्ट दैट वाज रिटन इन संस्कृत। तो ये जो चीज़ें हैं संस्कृत में लिखी गई, इसी में अशोका से जुड़ी एंड मॉडर्न एम्पायर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया है एंड यहीं पे बताया गया कि अशोका ने बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग शहरों में पहुंचाया, जैसे भरहुत में हो गया, सांची हो गया, सारनाथ हो गया, अमरावती हो गया एंड वहाँ पे स्तूपों का फिर निर्माण करवाया गया इनिशियली। या बाद में जो आज के ज़माने के स्तूप आप देखते सांची के, तो अशोका ने तो बहुत कॉमन स्तूप बनवाया था। उस ज़माने में स्तूपों में उतना स्कल्पचर वगैरह या इतनी नक्काशी नहीं होती थी। बाद के आने वाले राजाओं ने, चाहे वो सतवाहनास किंग हो, चाहे वह कटकाज हो, उन्होंने नक्काशी वगैरह करवाई जिस पे जो अशोका के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्तूप थे उन पे। सो अशोक वदना विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 327th क्वेश्चन। यहाँ पे एक तस्वीर, आपको पता नहीं कि तस्वीर कहाँ से मिली। आपके किताब में इस तस्वीर का जिक्र है, उस तस्वीर का चित्रण करा गया। आपको बताने कि वेयर दिस इमेज हैज़ बीन फाउंड। तो वेदर दिस इमेज हैज़ बीन फाउंड इन सारनाथ या भरूच में मिला है, या अमरावती में मिला है, या सांची में मिला है। 4 ऑप्शन है, 4 में से किस जगह पे मिला है ये जो इमेज है। यहाँ पे शायद किसी
चीज़ को लिखा गया, किसी स्क्रिप्ट से, किसी नाम को लिखा गया है, किसी इवेंट को लिखा गया है। आपको बताना कि सारनाथ, भरूच, अमरावती या सांची में से किस जगह पे ये तस्वीर, ये किस जगह के स्कल्पचर की तस्वीर है। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो दिस स्कल्पचर बिलोंग टू सांची, सांची की ये तस्वीर है, ये जो स्कल्पचर है सांची का ही है। अमरावती, भरूच एंड सारनाथ, इन तीनों जगह पे स्तूप जरूर थे, लेकिन ये जो स्कल्पचर है पर्टिकुलरली सांची का ही है। इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो क्लास 11th वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता, क्लास 12th वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी इमेजेस को आप देखें उनको एक लिस्ट बना लें। हम तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन करवाते ही हैं, एंड वी आर प्लानिंग कि जब ये हमारा सेशन खत्म होगा, अभी तो चौथा चैप्टर है, उसके बाद 2 चैप्टर और है, तो हम लोग एक मैप बेस्ड सेशन लेंगे, एक कंप्लीट जो कि फर्स्ट से लेके जो 7th चैप्टर है, ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन ले लेंगे एंड एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ले लेंगे, जिसमें 3-4 घंटे का 2-3 घंटे का सेशन होगा, जिसमें सारे ही इमेजेस को डिस्कस कर लिया जाएगा, सारे ही सोर्सेज को डिस्कस कर लिया जाएगा एंड सारे ही आपके जितने भी मैप्स हैं उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जितने भी इमेजेस को आप देखते हैं उनसे जुड़ी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, भाई ये कहाँ पाया गया था, किस लिपि को यहाँ पे दर्शाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सांची। इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चन। आप कैसे पता लगा पाएंगे कि सारनाथ की नहीं है या भरूच की नहीं है, अमरावती की नहीं है। दीज आर ऑल अबाउट द अटेंशन। आप जितना ज़्यादा अटेंशन देंगे अपने पढ़ाई पे, अपने किताबों पे, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 328th क्वेश्चन की डैश वाज अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर। एक बालकनी जैसी संरचना थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ देवताओं का निवास होता है, ये देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, जिस संरचना की हमने बात की है वो स्तूपा में लोकेटेड है, मतलब स्तूपा के आर्किटेक्चर से जुड़ी एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये जो बालकनी लाइक संरचना है ये है, दिस इज द बालकनी लाइक संरचना, दिस इज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर। आपको बताना है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या अंड है, क्या हर्मिका है, क्या तोरण है, या क्या यष्टि कहते हैं इसे। अंड, हर्मिका, तोरण या यष्टि, इन चारों में से क्या कहते हैं इसे। आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे बताना है। हमने आपको कह दिया ये जो है बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला नहीं, बीच वाले को कुछ और कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्तूपा का स्ट्रक्चर, उसमें आपको अगर कुछ चीज़ों के बारे में बताना हो तो दिस इज बेसिकली द माउंट, ये टीला है, स्तूप में टीला टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग कहते हैं अंड, क्योंकि ये हेमी स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है गेटवेज। दीज आर द गेटवेज। 4 गेटवेज होते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न एंड नॉर्दर्न। तो उनको हम लोग कहते हैं तोरण। गेटवेज को हमेशा तोरण कहा जाता है। एंड सदर्न इंडिया में मंदिरों पे जो गेटवेज बनाए जाते थे तो उनको गोपुरम कहा जाता था। देन आता है हमारा हर्मिका। हर्मिका इज द थिंग, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये जो बालकनी आपने देखी है दिस इज हर्मिका। एंड इसके अलावा ये जो यष्टि है, यष्टि इज नथिंग बट ये जो पिलर आप देख रहे हैं ना, दिस इज यष्टि। एंड इसके ऊपर जो 3 छत्र टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अम्ब्रेला टाइप, उसको छत्र कहा जाता था। तो द करेक्ट आंसर विल बी हर्मिका। ये जो छोटी सी बालकनी होती है, 3D बालकनी है, आपको अभी 2D दिख रही है लेकिन एक्चुअली घूम सर्कुलर होती है। तो ये जो है इसे हम लोग हर्मिका कहते हैं। ये जो नीचे वाली बालकनी है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये जो सरकम बेंट करती है पूरे माउंट लाइक स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग मेडी कहते हैं, मेडी, MEDHI। सो द करेक्ट आंसर विल बी हर्मिका। एंड यष्टि मतलब जो पिलर है ना ऊपर जो छड़ गया हुआ, उसको हम लोग यष्टिका कहते हैं। अशोका के समय में इतनी चीज़ें नहीं बनाई जाती थी, ये जो है ना माउंट लाइक स्ट्रक्चर ही होता था। ये हर्मिका का कॉन्सेप्ट, ये छतरी लगाने का कॉन्सेप्ट, ये यष्टि का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें बाद में आई हैं। अशोका ने जो बनाया था एकदम प्लेन स्तूप था, उस जमाने तक इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी स्तूप आर्किटेक्चर। सो द करेक्ट आंसर विल बी हर्मिका। इसके बाद हर्मिका हो गया, अंड हो गया, उसके बाद मेडी हो गया, तोरण हो गया, यष्टि हो गया, छत्र हो गया। दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्तूप आर्किटेक्चर। एंड आपको सबका ही नाम हमने बता दिया। देन कमिंग टू द क्वेश्चन कि व्हाट डज द टर्म इन सिटू मींस, कि इन सिटू शब्द का क्या अर्थ होता है। अभी हमने इन सिटू टर्म के बारे में बात भी करा है। HH कोल के बारे में जब हमने पढ़ा था, क्या इसका मतलब होता है पुरानी संरचना या साइट से पड़े, साइट पे, या इनमें से कोई नहीं। क्या पुरानी संरचना, ओल्ड स्ट्रक्चर, बियॉन्ड साइट मतलब अभी जहाँ पे जिस जगह पे चीज़ें हैं वहाँ से नहीं, कहीं दूर जाके। ऑन द साइट मतलब जिस जगह पे चीज़ें हैं वहीं पे। एंड D इज नन ऑफ द एबव। तो इन सिटू मतलब HH कोल ने क्या कहा था कि आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, जहाँ पे स्तूप है वहीं पे चीज़ों को रखना पड़ेगा। इसको म्यूजियम में रख के, इसको पैलेसेस में लगवा के हम लोग प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो इन सिटू मतलब जैसे अमरावती का स्तूप हमें मिलता है, भले ही अवशेष मिले उसके, लेकिन जहाँ पे जो भी चीज़ें टूटी फूटी मिले, लेकिन उसको यहीं पर रहना चाहिए। वहाँ पे हो सकता है आप म्यूजियम बनवा लें, वहाँ रख दें, लेकिन इसको ऐसा ना करें कि आप फ्रांस के म्यूजियम में या ब्रिटेन के म्यूजियम में भेज दे रहे हैं फॉर प्रिजर्वेशन। तो इन सिटू प्रिजर्वेशन मतलब जब साइट पे ही चीज़ों को प्रिजर्व कराता है, दैट इज इन सिटू प्रिजर्वेशन। बहुत सारे जानवर होते हैं, लाइक एक तो जानवरों को प्रिजर्व करने का तरीका है कि आप जू में रख लें, चिड़िया खाने में। एक जानवरों को प्रिजर्व करने का तरीका है इन सिटू। इसीलिए जब आप देखेंगे बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे वाराणसी में, वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, तो वाराणसी में क्या होता है कि गंगा के किनारे वो है टॉर्टॉइस का एक रिजर्व है, क्योंकि वहाँ पे टॉर्टॉइस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो वहीं पे चूंकि वो इन सिटू प्रिजर्वेशन, अगर मैं टॉर्टोइज को बचाना था तो हम लोग जो चिड़िया खाना जू में भी उनको डाल सकते थे, लेकिन चूंकि हमें इन सिटू प्रिजर्वेशन करना है तो हमने एक साइट ही डिमार्केट कर दिया। वाराणसी की गवर्नमेंट, वाराणसी की जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि यहाँ पे कछुओं का ही, मतलब कछुए जब तट पे आके रेस्ट वगैरह करेंगे, कॉपुलेट करेंगे, प्रजनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये साइट पूरी तरीके से अनडिस्टर्ब रहे उनके लिए। सो दैट इज द टॉर्टोइज रिजर्व। तो ये इन सीटू प्रिजर्वेशन है, जहाँ पे चीज़ें वहीं पर कर लो, उसको दूर ना लेके जाओ। ऐसा नहीं कि गंगा से कछुए को निकाल के अब हमने ले गए कटिहार के वहाँ पे जू में डाल दिया। दिस इज नॉट इन सीटू प्रिजर्वेशन। इन सीटू मतलब साइट पे, जहाँ पे चीज़ें वहीं पे रखो। जैसे सांची का प्रिजर्वेशन, वहीं पे म्यूजियम बनवा दिया सुल्तान जहां बेगम ने, एंड कहा जो भी चीज़ें टूटी फूटी इनको बाहर डालो, एंड जो चीज़ें बचा सकते हैं उनको बचा के फिर वापस खड़ी कर दो। सो इन सीटू मतलब साइट पे ही, साइट मतलब जहाँ पे चीज़ें हैं लोकेटेड वहीं पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 330th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे लेवल 1 का। Worshippers entered the stupa through dash and walked around the mound in clockwise direction। कि उपासक जो है किसके माध्यम से स्तूप पे प्रवेश करते हैं, देन वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त दिशा में। एंड क्लॉकवाइज इसलिए भी मूव करा जाता है क्योंकि सनातन धर्म में एंड एंशिएंट रिलीजन में माना जाता है कि जो सन है, सन भी क्लॉकवाइज मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट, तो इसीलिए हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जब आप मंदिरों में भी जाएंगे या बुद्धिज्म के स्तूपों को भी विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी लोग जो है क्लॉकवाइज ही त्रिपेक्षण वगैरह करते हैं, सरकमवेंट करते हैं। तो क्या दक्षिणी प्रवेश द्वार के थ्रू लोग प्रवेश करते थे, या पश्चिमी प्रवेश द्वार के थ्रू, या उत्तरी प्रवेश द्वार के थ्रू, या पूर्वी प्रवेश द्वार के थ्रू लोग प्रवेश करते थे, एंड देन वो जो है सरकमवेंट करते थे, यानी कि घूमते थे क्लॉकवाइज एंड फिर निकल जाते थे। तो किस द्वार का इस्तेमाल करा जाता था? तो अगर आपने हल्की सी भी सांची की इमेज देखी है तो जो आपका तोरण द्वार दिखता है, तोरण द्वार मतलब जो गेटवे दिखता है, दैट इज ईस्टर्न गेटवे, क्योंकि ईस्टर्न गेटवे के थ्रू ही एंट्रांस है, ईस्टर्न गेटवे के थ्रू एंट्रांस है। देन लोग क्या करते हैं, 3 बार त्रिपेक्षण करके मतलब क्लॉकवाइज घूम के फिर वेस्टर्न गेटवे के थ्रू निकल जाते हैं, पीछे से निकल जाते हैं। सो जब भी आप सांची के स्तूप की इमेज को सर्च करते हैं, जो तोरण द्वार आता है, जो गेटवे आता है, दैट इज ईस्टर्न गेटवे। ना तो वो नॉर्दर्न गेटवे, ना ही वेस्टर्न गेटवे, ना ही सदर्न गेटवे, दैट इज ईस्टर्न गेटवे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ईस्टर्न गेटवे। लोग जितने भी उपासक वगैरह, जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जितने भी विजिटर्स हैं, वो ईस्टर्न गेटवे के थ्रू जाते हैं। देन दे सर्कमवेंट द स्तूपा क्लॉकवाइज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड उसके बाद वो वेस्टर्न गेटवे के थ्रू निकल जाते हैं, पास ऑन हो जाते हैं। सो दैट्स इट इन द लेवल 1। अब आगे चलते हैं लेवल 2 को अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ पे आपके सामने कुछ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एंड देन वी विल अटेम्प्ट द लेवल 3। होप कि आपने लेवल 1 में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा, एंड नाउ इट इज टाइम टू मूव टू द लेवल 2। तो हियर वी हैव द लेवल 2। लेवल 2 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, एंड इसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को लेवल 3 में अटेम्प्ट करना है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस को लेवल 3 में अटेम्प्ट करना है। सो हियर वी हैव द 331st क्वेश्चन, जो लेवल 2 का पहला क्वेश्चन हमारा कि स्तूप के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्तूपा आर करेक्ट? द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग स्तूपास वर इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिज्म। की स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट की अर्लुजी स्तूप है जो पुराने स्तूप बनाए गए, सबसे प्राचीन स्तूप बनाए गए हैं। सांची और भरूच के स्तूप, उनको बहुत बढ़िया से नक्काशी करके मूर्तियों से सजाया गया है। थर्ड इज की किंग्स एंड गिल्ड गेव डोनेशंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास। एंड फोर्थ की भिक्खू और भिक्खुनी ने, मतलब भिक्षु और जो भिक्खुनी होते थे उन लोगों ने भी योगदान दिया था स्तूपों के निर्माण में, स्मारकों के निर्माण में। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो सही है। क्या केवल तीसरा कथन सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, तीसरा चौथा दोनों सही है, या नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, सारे ही गलत हैं। तो एक एक करके आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, देन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग स्तूपास वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बुद्धिज्म। सांची और भरूच के स्तूप में अच्छी नक्काशी करी गई है, मूर्तियों से सजाया गया है। किंग्स और गिल्ड, यानी कि स्तूपों के निर्माण के लिए राजा और श्रेणी समाज, मतलब जो क्राफ्ट पर्सन्स का ग्रुप होता था, जो वैश्यों का ग्रुप होता था, उन्होंने दान में दिया था बहुत पैसा इनके निर्माण के लिए। एंड इसके अलावा भिक्षुक भी दान में देते। तो इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है उनको आपको सेलेक्ट करना है एज योर आंसर। पहला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं, स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू की गई थी। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि बौद्ध धर्म के पहले भी स्तूप बनाए जाते थे ग्रेव्स को स्टोर करने के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए। हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को स्टोर नहीं किया जाता था, लेकिन स्तूप पहले भी बनाया जाता था। तो स्तूपा आर्किटेक्चर वॉज नोन बिफोर प्री बुद्धिस्ट एरा टू, मतलब प्री बुद्धिस्ट एरा में भी स्तूपा आर्किटेक्चर लोगों को पता थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंड इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का मेंशन है। सेकंड स्टेटमेंट, सांची और भरूच के स्तूप में मूर्तियों से अच्छी तरह सजाया गया है उनके दीवारों को, दैट इज इनकरेक्ट। सांची और भरूच के जो स्तूप है, इनिशियली शुरुआती स्तूप, बाद में जो इनको फिर रिनोवेट कराया गया था उसकी बात नहीं की जा रही थी, उनको बहुत बेसिक तरीके से बनाया गया था। इसके अलावा अगर आप
एज कम्पेयर टू द स्तूप ऑफ सांची एंड भरूच, जो अमरावती का स्तूप है उनमें बहुत बढ़िया नक्काशी करी गई है। सांची और भरूच के स्तूप में तो लगभग समझे प्लेन पूरी तरीके से दीवार है, बाद में उसको स्कल्प्ट किया गया अलग अलग डायनेस्टी के पैसोदार उसके उनके टाइम में, जैसे सतवाहनास ने पैसा दिया था, शुंगापर्ण ने पैसा दिया था। तो इन सब के ज़माने में ये जितने भी चीज़ें आप तोड़न द्वार पे चाहे नक्काशी वगैरह देखते हैं वो सारी चीज़ें करी गई थी। तो सांची और भरूच के जो शुरुआती स्तूप थे, इनिशियल स्तूपास वेर वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल साधारण थे। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा फुल्ली डिस्कार्ड हो गया। देन ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से या ऑप्शन डी में से बात बनती है। अगर 3-4 दोनों स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होते हैं देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ स्तूपों के निर्माण के लिए राजाओं और श्रेणी समाज ने दान दिया था। दिस इज करेक्ट कि राजा भी दान देते हैं, जैसा हमने देखा था। अच्छा, दान देते हैं पता कैसे चलता था? तो स्तूपों के आसपास वोटिव इंस्क्रिप्शन हमें मिले। वोटिव इंस्क्रिप्शन हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। जब आम लोग या कोई राजा वगैरह दान दिया करते थे, किसी चीज़ को दर्शाना चाहते थे, एम्फसाइज करना चाहते थे, तो वो वोटिव इंस्क्रिप्शन लगवाते थे। तो श्रेणी समाज ने, जैसे हाथी दांत बनाने वालों के समूह ने या आभूषण बनाने वालों के समूह ने जब दान दिया, तो वो अपने अपने वोटिव इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट्स पे लगवा के वहाँ पे डाला करते थे, ताकि लोग जान सके कि हमने यहाँ पे डोनेशन दिया है। इसी तरह से जो कॉमन पीपल थे उन्होंने भी दान दिया था, उनके भी नाम मेंशन है वोटिव इंस्क्रिप्शन में। नाम के अलावा उनके जगह भी, द प्लेस ऑफ दियर रेसिडेंस भी उसमें मेंशन है। तो स्तूपों के निर्माण के लिए राजाओं ने भी दान दिया, श्रेणी समाज के लोगों ने भी दान दिया, एंड आम लोगों ने भी, महिलाओं ने भी या पुरुषों ने भी दान दिया था। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या तो हमारा आंसर ए होने वाला है या ऑप्शन सी होने वाला है, क्योंकि डी तो हमारा ऐसे डिस्कार्ड हो गया। दिस स्टेटमेंट 4, इन स्मारकों के निर्माण में भिक्षुओं का भी योगदान था। एब्सोल्युटली इनका योगदान जरूर था। जो बौद्ध भिक्षुनी थी या बौद्ध भिक्षुक थे, इन्होंने भी इन स्तूपों के, इन मॉन्यूमेंट्स के निर्माण में पैसा दिया था एकत्रित करके। सो द स्टेटमेंट 4th इज ऑल्सो करेक्ट एंड दैट इज वाई जो चौथा ऑप्शन है हमारा, जो तीसरा ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 332 क्वेश्चन। यहाँ पे तकरीबन 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। द स्तूपा स्टोर्ड द सैक्रेड फिजिकल एंड मटेरियल रिमेन्स ऑफ बुद्धा के स्तूप ने बुद्ध के पवित्र शारीरिक और भौतिक अवशेषों को संग्रहित किया। अशोक कभी लुम्बिनी नहीं गए। अमरावती और पेशावर के स्तूपों को कई मूर्तियों से अच्छी तरीके से सजाया गया था। एंड प्राचीन काल में लोग चैत्य के दर्शन को श्रद्धा पूर्वक करते थे। तो अब आपको क्या करना है, आपको उन स्टेटमेंट्स को खोजना है दैट आर करेक्ट। तो पहले आप सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, देन बहुत ही पेशेंटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एक एक करके चारों स्टेटमेंट्स को पढ़े, देन फाइंड द करेक्ट वंस एंड उस हिसाब से आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। पहले स्टेटमेंट को अगर आपने देखा होगा तो दिस इज द स्टेटमेंट जहाँ पे कह रहे हैं कि स्तूपास ने बुद्ध के फिजिकल एंड मटेरियल इमेज को स्टोर किया हुआ है। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्तूपास में बुद्ध के जो पवित्र शारीरिक और भौतिक अवशेष है उनको संग्रहित किया जाता था। न केवल बुद्ध बल्कि और भी जो बुद्धिज्म के पायनियर टीचर्स हैं उनकी फिजिकल एंड मटेरियल रिमेन्स, जैसे कि फिजिकल रिमेन्स हो गया, जैसे उनके दांतों को, उनके बालों को संग्रहित करा गया होगा। मटेरियल रिमेन्स जैसे उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली वस्तुएं होगी, उनकी किताब होगा, उनके द्वारा यूज़ किया जाना चादर, उनके कपड़े, इन सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता था एंड लोग वहाँ जाके श्रद्धा के तौर पर सर झुकाते थे। दे डिड नॉट यूज टू वर्शिप देयर, लेकिन वो वहाँ पे जाके गाइडेंस, पीस सीख करते थे, शांति की अवधारणा करते हैं। देन अशोका, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा सही होने वाला। चारों ही ऑप्शंस में तो चारों तो सही हो नहीं सकते, कोई एक ही होगा। इसका मतलब और भी ऑप्शंस हमें देखने पड़ेंगे, और भी स्टेटमेंट्स को देखना पड़ेगा। अशोका नेवर विजिटेड द लुम्बिनी, दिस इज इनकरेक्ट। अशोका लुम्बिनी जाते हैं, वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस भी लगवाते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका जिक्र जिस भी ऑप्शन में उसे हमें डिस्कार्ड कर देना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अमरावती और पेशावर के स्तूप को बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया गया था, नक्काशी करी गई थी मूर्तियों द्वारा। दैट इज करेक्ट। इन दोनों स्तूपों को बढ़िया तरीके से नक्काशी एंड मूर्तियों के द्वारा सजाया जरूर गया था। अमरावती के स्तूप के बारे में तो अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिटोरिएट हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि ये भी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था एक ज़माने में। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट का जिक्र किस में, दोनों ही में। तो अब हमें चौथे स्टेटमेंट को भी लिखना पड़ेगा। इन द अर्लीस्ट टाइम पीपल यूज टू विजिट चैत्यास विथ रेवरेंस, चैत्य को लोग श्रद्धा पूर्वक विजिट करते थे। चैत्य क्या होता था, बौद्धिक एरा आने से पहले भी, बुद्धिज्म के एरा आने से पहले भी छोटे छोटे श्राइन्स होते थे। पेड़ हो गए या कहीं पे हमने कोई पत्थर लगा दिया, वहाँ पे लोग जाकर विजिट करते थे, तो इन श्राइन्स को चैत्य कहा जाता था। एंड जो बड़े बड़े स्तूप बनाए गए उनको महाचैत्य कहा गया। तो प्राचीन काल में जब बुद्धिज्म नहीं था, बुद्धिज्म से पहले ऐसे छोटे छोटे चैत्यों को बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते थे, जाके वहाँ रेवर किया करते थे। तो प्राचीन काल में लोग चैत्य के दर्शन श्रद्धापूर्वक करते थे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 333 क्वेश्चन, 333 which of the following statements regarding the
डिस्कवरी ऑफ अमरावती स्तूप आर करेक्ट, कि इसमें से कौन सा जो कथन है अमरावती स्तूप की खोज के संबंध में सही है। 1854 में वॉल्टर एलियट जो कमिश्नर थे गुंटूर के, विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर एंड टेक देम अवे विद देम, कि उन्होंने अमरावती का दौरा किया, पहचाना कि ये बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स हैं, बुद्धिज्म के स्कल्पचर हैं, स्क्रिप्चर्स नहीं स्कल्पचर, एंड देन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उठा के अपने ऑफिस में ले जाते हैं। द स्लैब्स ऑफ अमरावती स्तूप वेल प्रिजर्व, कि अमरावती स्तूप के स्लैब अच्छी तरीके से संरक्षित हैं। एंड एच कोल एडवोकेटेड फॉर द इन सीटू प्रिजर्वेशन, एच कोल ने इन सीटू प्रिजर्वेशन के संरक्षण की वकालत की कि आपको इन सीटू प्रिजर्वेशन करना चाहिए, ना कि एक्स सीटू प्रिजर्वेशन करना चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है एज पर द डिस्कवरी ऑफ अमरावती स्तूपा? क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला तीसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही है, या आपको जो भी सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छे से स्टेटमेंट्स को देखें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर आप सभी स्टेटमेंट्स को देखेंगे एंड उसके साथ साथ ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, देन यू विल गेट टू द राइट आंसर एंड होप कि आपने सही जवाब दे दिया होगा अभी तक। कमेंट बॉक्स से चैट बॉक्स दोनों जगह पे। नाउ पहले स्टेटमेंट से शुरुआत करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि वॉल्टर एलियट 1854 में, जो कि गुंटूर के कमिश्नर थे, विजिट करते हैं अमरावती स्तूप को एंड उनको पता लग गया कि ये बुद्धिज्म से जुड़ा कुछ स्मारक है एंड वहाँ से जो भी चीज़ वो ले जा सकते थे वो ले जाते हैं एंड उनको अपनी हवेली में लगवाते हैं, इसलिए उनको कहा गया एलियट मार्बल। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट का जिक्र ऑप्शन ए में नहीं है एज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए को मैं डिस्कार्ड कर देना, बाकी बी सी डी में से कोई भी हमारा सही आंसर हो सकता है। स्लैब्स ऑफ अमरावती स्तूपा वेर वेल प्रिजर्व्ड, दिस इज इनकरेक्ट। स्लैब सारे उठा के ले गए, वॉल्टर एलियट खुद ही ले जाते हैं, फिर उसके बाद इनके जितने भी सक्सेसर्स आए उन्होंने देखा कि हमारे सीनियर ने जब उठा के यहाँ से अपने हवेली में लगवाया तो हम क्यों ना लगवाएं। तो ना केवल गुंटूर के कमिश्नर, बाकी साउथ इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कलेक्टर एंड ब्यूरोक्रेट्स थे वो सारे अपने अपने हवेलियों में, अपने अपने ऑफिशियल रेसिडेंसेज में इन सारी चीज़ों को लगवाने लगे थे। सो नन ऑफ द स्लैब्स आर प्रिजर्व्ड, सारी चीज़ें लूट ली गई। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो सी और डी ऑप्शन डिस्कार्ड। ऑप्शन ए तो पहले डिस्कार्ड हो चुका था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी हमने तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं है, फिर भी हमें आंसर पता चल गया। वैसे तीसरा स्टेटमेंट अगर पढ़ ले तो भी कोई नुकसान नहीं कि एच कोल इन रियलिटी एच कोल इन सिटू प्रिजर्वेशन को प्रमोट करते हैं। कहते हैं कि अगर आपको अगर सांची कंस्ट्रक्शन को प्रिजर्व करना ही है तो आप इसकी चीज़ों को हवेली में क्यों लगवा रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग क्या कहते थे ना, हम इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, दैट इज वाई वी आर टेकिंग देम अवे विथ अस, कि हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि ये प्रिजर्व रहे। एच कोल ने कहा अगर आपको यहाँ प्रिजर्व करना है तो आप यहीं पे छोटा सा म्यूजियम बना दो, अपन यहाँ ले जाओगे, इससे क्या हो, चीज़ें छितर बितर जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, डिस्बर्स हो जाएंगी, इससे दिक्कत आने की आगे चल के कोई रिसर्च करना चाहेगा तो। इसीलिए इट विल बी बेनिफिशियल अगर इसे इन सिटू प्रिजर्व किया जाए, जहाँ पे वो चीज़ें लोकेटेड है वहीं पे हमको म्यूजियम बना दे या वहीं पे कोई हम मेमोरियल बना के इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर दे। जैसा सांची के स्तूप में हुआ है, सांची के स्तूप में बगल में म्यूजियम तो बनवाया गया था सुल्तान जहां बेगम द्वारा, एंड वहीं पर सारी चीज़ें जो टूट गई थी, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, उनको डाल दिया गया एंड जो चीज़ें बढ़िया से बनाई जा सकती थी उनको फिर से बना के खड़ा कर दिया गया था। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब 334वें क्वेश्चन में एक स्तूप के बारे में कुछ सुराग दिए गए हैं, आपको उस स्तूप का नाम बताना। पहला सुराग के स्तूप की दीवारों को मूर्तियों से अच्छी तरीके से सजाया गया था एंड इस स्तूप का कॉलिन मैकेंजी ने दौरा किया एंड उन्होंने इसके ड्राइंग्स भी किए थे। तो यहाँ पे किस स्तूप की बात की जा रही है, क्या भरूच स्तूप की बात की जा रही है, क्या पेशावर स्तूप की बात की जा रही है, क्या सांची के स्तूप की बात की जा रही है, या क्या अमरावती के स्तूप की बात की जा रही है। इन चारों में से किस स्तूप की बात करना सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस स्तूप की दीवारों को मूर्तियों से सजाया गया एंड कॉलिन मैकेंजी ने किस स्तूप का दौरा किया था एंड जिसका ड्राइंग भी उन्होंने बनाया था, जिसकी चित्रण भी उन्होंने करी थी। तो वी ऑल नो कौन है आंसर। अमरावती के स्तूप का चित्रण कॉलिन मैकेंजी ने करा था, विच नेवर गॉट पब्लिश्ड। कॉलिन मैकेंजी ना तो पेशावर के स्तूप को विजिट करते हैं, ना ही भरूच के स्तूप को विजिट करते हैं एंड ना ही भरूच और सांची का जो स्तूप है, सांची और भरूच का स्तूप तो बहुत सिंपल था। तो ये तो अगर पहले क्लू को देखे तो ये ऐसे डिस्कार्ड हो गया। सेकंड क्लू को अगर देखें तो कॉलिन मैकेंजी कभी भी पेशावर का स्तूप बढ़िया से स्कल्पटेड था, बाय द वे ये बढ़िया से डिजाइन था। तो अगर पहले क्लू की बात करें तो पेशावर का स्तूप भी आंसर हो सकता है, लेकिन कॉलिन मैकेंजी चूंकि पेशावर के स्तूप को विजिट करते नहीं है तो इस ऑप्शन को मैं डिस्कार्ड कर देना है। सो द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विथ इज ऑप्शन डी। अमरावती का स्तूप वॉज द स्तूप जिसकी दीवारों को अच्छी तरीके से सजाया गया था मूर्तियों से, हालांकि अभी तो कुछ बचा नहीं है एंड कॉलिन मैकेंजी भी इसका दौरा करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो रॉबर्स थे, रॉबर्स मतलब जो लूट करने वाले लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स एंड जो भी ऑफिशियल्स थे, वो सारी चीज़ें लूट पाट के पहले ही चले जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना, एक तस्वीर आपके सामने दिख रही होगी, दिस गेटवे इज अ पार्ट ऑफ, कि ये जो गेटवे है, ये जो द्वार है, ये किसका एक भाग है। ये केसरिया स्तूप का एक भाग है, या सांतु स्तूप का एक भाग है, सांची के मान स्तूप का एक भाग है, या नन ऑफ देम, यानी कि किसी और स्तूप का पार्ट है। तो केसरिया स्तूप, शांति स्तूप, सांची का स्तूप, या इनमें से कोई नहीं। दिस गेटवे इज अ पार्ट ऑफ डैश डैश डैश, किस स्तूप का ये पार्ट है।
तो आप सब ने इसकी तस्वीर बहुत बार अपने किताबों में देखी होगी। केसरिया स्तूप का तो जिक्र ही नहीं आपकी किताब में, इसको हमने ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया। आपको लेकिन ये बताना ज़रूर है कि केसरिया स्तूप कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पे लोकेटेड है। चलिए आप जगह ने बताया, आप स्टेट बता दें किस स्टेट में लोकेटेड है। जो शांति स्तूप बहुत जगहों पे है, लद्दाख में भी है, लेह में भी है, देन उड़ीसा में भी है, देन हमारे पास एक वैशाली में भी पड़ता है। तो शांति स्तूप की भी बात नहीं की जा रही यहाँ पे। ये जो तोरण द्वार आप देख रहे हैं, जो गेटवे देख रहे हैं, तोरण मतलब गेटवे, हमने स्तूप के आर्किटेक्चर में देखा था ना, तोरण होता था गेटवे, एंड जो माउंट होता है, माउंट को हम लोग अंड कहते थे। ये जो आप बालकनी देख रहे हैं उसको बेड़ी कहते थे, ऊपर जो बालकनी है उसको हम लोग क्या कहते थे, हर्मिका, एंड फिर जो रॉड टाइप के ऊपर खड़ा होता था उसको हम लोग कहते थे यष्टि, एंड उसके ऊपर जो अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, छत्र। तो ये जो तोरण द्वार है वो स्तूप, सांची के स्तूप का है। दिस इज द तोरण द्वार ऑफ ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। इसके बारे में आपने बहुत बार किताबों में भी पढ़ा है, एंड बहुत बार इसकी तस्वीर किताब में रिपीट भी करी गई है। तो ये जो बहुत एक हाईलाइटेड इमेज है, इसके बारे में आपको पता रहना तो बहुत ज़रूरी है। सो हेयर वी हैव द करेक्ट आंसर इज ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। एंड इस तरीके से हमारा लेवल 2 खत्म होता है। अब शुरू करते हैं लेवल 3 को। होप कि आपने लेवल 2 के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। एंड अब लेवल 3 में जो भी असर्शन रीजन एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो अब शुरुआत करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो हमने देख लिया लेवल 2 में। अभी यहाँ पे एग्जर्व्ड बेस्ड क्वेश्चन होगा एक, एंड एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करें। यहाँ पे 336वां क्वेश्चन असर्शन रीजन का है कि द स्तूप ऑफ सांची सर्वाइव्ड व्हाइल द अमरावती फेल इनटू डिटेरियोरेशन, कि सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती का स्तूप खराब हो गया। कॉलिन मैकेजी रीजन का स्टेटमेंट, कॉलिन मैकेजी विजिट करते हैं अमरावती स्तूप को एंड ड्राइंग बनाते हैं, इसका चित्रण करते हैं, विस्तृत चित्रण, बहुत बढ़िया डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स की पहले आपको ऑथेंटिसिटी की जांच करनी है। ऑथेंटिसिटी मतलब कौन सत्य है कौन गलत है। देन आपको ये देखना है, अगर दोनों सत्य होगा देन आपका आंसर या तो ए होगा या बी होगा। देन आपको देखना है कि रीजन का स्टेटमेंट क्या असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। So here we have the 4 options and you have to pick the correct one. Assertion, reason दोनों ही स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली देखें, अलग अलग तरीके से देखें। पहला जो असर्शन का स्टेटमेंट है उसको अलग देखना है, रीजन के स्टेटमेंट को अलग देखना है। होप कि आपने जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। Then the स्तूप ऑफ सांची सर्वाइव्ड while the अमरावती fell into deterioration. This statement is correct. कि सांची सर्वाइव कर जाता है, इसको बचा ले रहा था, अमरावती पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो गया। Colin Mackenzie visited the Amravati stupa and made detailed drawings which never published. ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। कॉलिन मैकेंजी विजिट करते हैं अमरावती को एंड ड्राइंग भी बनाते हैं जो कि कभी पब्लिश नहीं हुआ। दोनों ही स्टेटमेंट सही, दैट मीन्स सी और डी ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट कर देना है। नाउ कमिंग टू द ए होगा या बी होगा। तो अब हमें देखना है कि रीजन का स्टेटमेंट क्या असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहे नहीं कर पा रहा। तो कॉलिन मैकेंजी अमरावती के स्तूप को विजिट करते हैं, डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। इस स्टेटमेंट पे तो कहीं से भी हमें ये नहीं लग रहा कि अमरावती के स्तूप के पीछे के डिटोरिएशन की कहानी है। मतलब अमरावती का स्तूप इसलिए डिटोरिएट हो गया कि कॉलिन मैकेंजी अमरावती जाते हैं और उन्होंने ड्राइंग बनाई। तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा बिकॉज लगाने पे भी। एंड नीदर द असर्शन का स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, तो दोनों ही केस नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कि दोनों ही स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन आर जो रीजन का जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, यानी कि कारण का जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है अभी कथन के स्टेटमेंट की। देन द असर्शन रीजन का अगला क्वेश्चन, द लोकल किंग ऑफ अमरावती स्टम्बल्ड द रूइंस ऑफ अमरावती स्तूपा, मतलब जो अमरावती के लोकल स्थानीय राजा थे उन्होंने अमरावती स्तूप के खंडरों को झटकोड़ा था 1796 ईस्वी में। एंड कारण इज उन्होंने सोचा कि स्तूप के नीचे कोई खजाना वजाना मिलेगा। आपको अगेन वही करना, पहले ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, मतलब कौन सही है कौन गलत है। देन आपको आगे प्रोसीड करना अपने प्रोसेस में असर्शन रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो लोकल किंग ऑफ अमरावती stumbled the ruins of Amravati stupa and he thought that there might be a treasure beneath the stupa, कि कहीं कोई खजाना हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले असर्शन के स्टेटमेंट को देखते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते। होप कि आपने कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे जवाब दे दिया होगा। लोकल किंग जरूर, ये सत्य बात है कि वो अमरावती के स्तूप को 1796 में झटकोड़ते उन्होंने देखा कि भाई कोई छोटा सा पहाड़ है, स्तूप उनको ना पहाड़ लगता है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर वगैरह मिल सकते हैं, तो इनको तोड़ के हम लोग यहाँ पे टेम्पल बनवाते हैं। एंड उन्होंने तोड़ना इसलिए भी सोचा था कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि उन्होंने सोचा कि इस पहाड़ को तोड़ने से दो काम हो जाएगा, एक तो हमें टेम्पल्स के स्टोन मिल जाएंगे एंड प्रोबेबली ये जो पहाड़ है ये शायद इसके नीचे खजाना भी छुपा हो। पहाड़ उन्होंने स्तूप का जो माउंट लाइक स्ट्रक्चर होता है ही था कि कुछ छोटा सा पहाड़ी है, तो उनको लगा कि जो अगर पहाड़ी को तोड़ेंगे तो पत्थर भी मिल जाएंगे मंदिर बनवाने के लिए एंड वी कैन गेट ट्रेजर टू, हमें खजाना भी मिल सकता है। तो ही थाउट देयर माइट बी अ ट्रेजर बीनीथ द स्तूपा।
तो रीजन का स्टेटमेंट भी सही है। एंड हियर द स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज जस्टिफाइंग एक्सप्लेनिंग, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं सोचते कि स्तूप के नीचे खजाना हो सकता है तो क्यों तोड़वाते, क्यों झकझोरते उस खंडरों को, क्यों उसको नष्ट करते। तो अभिकथन का जो कथन है, इसको कारण का जो कथन है वो सही से जस्टिफाई कर रहा, सही से एक्सप्लेन कर रहा, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड यहाँ पे हमारे सामने एक छोटा सा एग्जर्ट है, छोटा सा सोर्स है कि एट द 4 क्रॉस रोड्स दे शुड इरेक्ट अ थूपा टू द तथागता, कि उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पे, 4 अलग अलग रास्ते जहाँ बनते हैं वहाँ पे धूप बनवाना चाहिए। धूप मतलब स्तूप, जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा, मतलब जो भी अपने परफ्यूम्स चढ़ाएगा या माला चढ़ाएगा या वहाँ पे सैल्यूटेशन शीश नवाएगा या वहाँ पे शांति लाएगा, मतलब अच्छे दिमाग के अच्छे हृदय के साथ बैठेगा, उसके लिए हमेशा प्रॉफिट, हमेशा उसके लिए खुशी एंड हमेशा उसके लिए सुख की कामना की जाएगी। तो ये जो एग्जर्प्ट है आपने पढ़ लिया है एंड आपको पूरा समय दिया रहा था, आप इस एग्जर्प्ट को पढ़ें एंड देन आगे आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। एट द 4 क्रॉस रोड्स दे शुड इरेक्ट अ थूपा, पाली फॉर स्तूपा मतलब स्तूप, इसका मतलब थूप मतलब स्तूप, टू द तथागत एंड हूसोएवर शैल देयर प्लेस गार्लैंड्स और परफ्यूम, जो भी यहाँ पे धूप यानी कि सुगंधित धूपों को जलाएगा और मालों की भेंट चढ़ाएगा, यहाँ पे शीश नवाएगा, उनके लिए हमेशा खुशी की कामना की जाएगी। नाउ यू हैव टू टेल अस हु इज द नरेटर है, यहाँ पे कथावाचक कौन है, इन स्टेटमेंट्स को कौन कह रहा है, आनंद कह रहा है, गौतम बुद्ध कह रहा है, महाप्रजापति गौतमी कह रही हैं, या इनमें से कोई नहीं। हु इज द नरेटर, तो हमने देखा था ये जो एग्जर्प्ट है ये स्तूपा से रिलेटेड है एंड वहाँ पे आनंद पूछते हैं कि तथागत आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे, तो तथागत कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी वो एम्फसाइज करते तो कहते हैं कि तुम क्या करना, हमारे रिमेन्स को स्तूपों में रख देना, तुम क्या करना, तुम हमारे लिए अलग अलग चौराहों पे स्तूप बनवाना एंड वहाँ पे लोग आके धूप दीप चढ़ाएंगे, धूप दिखवाएंगे, ऐसा तो पूजा वर्शिप का उन्होंने नहीं बताया था, एंड वहाँ पे शांति से बैठेंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक उपहार होगा एंड उनके लिए हमेशा शांति की मैं कामना करूंगा। सो दिस स्टेटमेंट्स मेड बाय गौतम बुद्ध, ये चीज़ें गौतम बुद्ध आनंद को कहते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर आई डाई, जब मैं मरूंगा तो तुम्हें क्या करना, स्तूपों को बनवाना है जहाँ पे लोग आके शीश नवा सके, जहाँ पे लोग आके रेवर कर सके, शांति के समय को बिता सके। द सोर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये जो स्रोत है वो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से, किस पाठ से लिया गया है। क्या ये चीज़ महावंशा से ली गई है, क्या अशोक वन्ना से ली गई है, क्या वनपटक से ली गई है या सुतपिटक से ली गई है। सही ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके हमें आंसर बताना है, महावंशा, अशोक वन्ना या वनपटक या सुतपिटक, इन चारों में से कौन सही ऑप्शन है। तो जहाँ तक बात रही महावंशा की तो श्रीलंकन टेक्स्ट है एंड वनपटक की तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड है संघ के, तो ये दोनों तो ऐसे ही आप डिस्कार्ड कर दें। देन अशोक वन्ना एंड सुतपिटक कैन बी द आंसर, लेकिन ये जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज सुतपिटक, क्योंकि ये जो कहानी है सुतपिटक में ही है। महापरिनिर्वाण पिटक करके एक सेक्शन है, उसमें एक कहानी दी गई है। आनंद पूछते हैं कि हम कैसे आपके बाद रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए स्तूप बनवाना वो तुम्हारे आगे आने वाले जनरेशन को एंड बुद्धिज्म के आने वाले नस्ले को गाइड करते रहेंगे, हमेशा मार्गदर्शन उनका करते रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी सुतपिटक, ये जो सोर्स है वो सुतपिटक नाम के ग्रंथ से लिया गया है एंड मेजोरिटी ऑफ द जो सोर्स आप देख रहे हो वो सुतपिटक से ही लिया जाता है। हाँ, एम्फेसाइज करके अगर आपसे संघ के बारे में चीज़ें कही जाए तो वो आप तब मानेंगे कि बिना पिटक का है। सो दिस इज द सिनेरियो। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज द मैप बेस्ड क्वेश्चन। होप कि आपने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। नाउ अटेम्प्ट द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, यहाँ पे ए नाम से एक जगह को लोकेट किया गया है जहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है, मतलब पहला sermon दिया है। आपको बताने कि उस जगह का नाम क्या है। विच इज द प्लेस दैट हैज बीन लोकेटेड हियर बाय द मार्क ए से किस प्लेस को यहाँ पे चिन्हित करा गया है। कुशीनगर को करा गया है, राजगीर को करा गया है, सारनाथ को करा गया है या वैशाली को करा गया है। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ऐसे ही मैप में क्वेश्चन पूछ जाएगा। मैप में आपको डायरेक्ट लोकेट करने को नहीं बोला जाता है, एक ने एक छोटा सा क्लू आपको दे दिया जाएगा। जैसे गिरनार के बारे में अगर बताएगा तो बता दिया जाएगा कि यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन है, स्कंदगुप्त के इंस्क्रिप्शन है, रुद्रदमन के इंस्क्रिप्शन है एंड आपको बताने की कौन सी जगह है ये। तो ऐसे ही इस जगह पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था एंड दिस प्लेस इज लोकेटेड, दिस प्लेस इज मार्क्ड बाय द लेटर ए। आपको बताने की कौन सी जगह है। कुशीनगर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बुद्ध देह त्याग करते हैं। राजगीर, सारनाथ, वैशाली में से तो करेक्ट आंसर विल बी सारनाथ। यहीं पे पहला उपदेश दिया था एंड ये जो जगह है ये यूपी में पड़ रही है। दिस प्लेस इज इन यूपी। तो यूपी में दो ही जगह है, कुशीनगर और सारनाथ। राजगीर और वैशाली आर इन बिहार, तो ये दोनों तो ऐसे डिस्कार्ड होगा। आपको स्टेट्स का पता होना जरूरी है। इन ऑर्डर टू अटेंड द मैप क्वेश्चन यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ स्टेट्स। ये यूपी है, बगल में हरियाणा है, राजस्थान है, ये एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, नेपाल है। तो राजगीर और वैशाली ऐसे डिस्कार्ड हो गए। कुशीनगर पे तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का देह त्याग हुआ, यहाँ पे उन्होंने उपदेश नहीं दिया था। तो उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। तो करेक्ट आंसर विल बी सारनाथ। सो इस तरीके से दैट्स ऑल इन दिस सेशन एंड होप कि आपने सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। पीडीएफ्स के लिए
आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा देन इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में, ताकि और भी बच्चे आएँ एंड एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट likeable then please press the like button. Thank you.